ठीक है, तो आज देखेंगे हम कि कॉन्फ़िगरेशन और ट्यूनिंग क्या होती है। ठीक है, हम्म, तो जो कॉन्फ़िगरेशन है हम तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो कमांड लाइन के थ्रू, दूसरा है जो CNF फाइल होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, उसके थ्रू, या फिर हम अपने सर्वर में वेरिएबल्स सेट करके भी कर सकते हैं। ये तरीके होते हैं आपके। कमांड लाइन के थ्रू जैसे इसमें है ऑप्शन है, मतलब कमांड्स हैं, यहाँ पे माई एसक्यूएल डी कमांड यूज करेंगे। और जैसे कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है तो उसके लिए, है ना, माई डॉट कॉन्फ़िग फाइल है, और उसमें हम वही पैरामीटर डाल सकते हैं जो हमें कॉन्फ़िगर करने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वेरिएबल्स है उसको भी हम सेट कर सकते हैं। जैसे अदर लैंग्वेजेस के अंदर होता है ना कि वेरिएबल्स हम, है ना, आप अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं, है ना, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी रूल्स हैं कि जैसे वेरिएबल्स के बीच में हम डैश लगा सकते हैं, अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इक्वल साइन। ठीक है, और जैसे इक्वल साइन यूज कर रहे हैं तो हम आगे पीछे स्पेस लगाएंगे। हम कोई लार्ज नंबर्स हैं तो उससे पहले हम सफिक्स लगा सकते हैं, जैसे KMG, मतलब K से मतलब किलो, M से मतलब मेगा, है ना, G से मतलब गीगा। इस तरीके से हम वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ फ्लैग्स होते हैं। फ्लैग जैसे यहाँ पे ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ, तो यहाँ पे ऑन और ऑफ, तो ऑन के लिए जैसे ऑन यूज कर सकते हैं या फिर वन। ठीक है, और ऐसे ही ऑफ है तो ऑफ या फिर जीरो। ठीक है, ये फ्लैग्स यूज कर सकते हैं हम। और अगर सेटिंग से करने कॉन्फ़िगरेशन फाइल से तो माई डॉट कॉन्फ़िग फाइल। ठीक है, और हम्म, ठीक है, तो माई ऑल सेटिंग्स फॉर द सर्वर। ठीक है, और मस्ट बी इन द माई एसक्यूएल डी सेक्शन। ठीक है, माई एसक्यूएल डी सेक्शन मतलब जब कॉन्फ़िग फाइल देखोगे ना आप, जैसे दिखाता हूँ कॉन्फ़िग फाइल कैसी होती है। ठीक है, ये देखो, जैसे ये तो अपाचे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कॉन्फ़िग फाइल। ठीक है, और ये आपकी माई एसक्यूएल की कॉन्फ़िग फाइल है, ये देखो ना, माई डॉट आई एन ये है। ठीक है, और देखो ये यहाँ लिखा ना कि जो भी सेटिंग्स हैं, अगर कॉन्फ़िग फाइल है तो उसके अंदर जो भी सेटिंग्स है ना, वो सभी सेटिंग्स आपकी माई एसक्यूएल डी सेक्शन में होंगी। तो माई एसक्यूएल डी सेक्शन ऐसी होती है, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है, माई एसक्यूएल डी सेक्शन लिखा, और उसके बाद फिर नीचे उसकी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे पोर्ट नंबर 3306, पोर्ट नंबर 3306। ठीक है, ये सॉकेट है ना, जो बेस डायरेक्टरी है वो एग्जाम फोल्डर डी ड्राइव में, एग्जाम फोल्डर में माई एसक्यूएल। टेम्पररी डायरेक्टरी का पाथ ये है। ठीक है, की बफर 16 MB की होगी। मैक्सिमम अलाउड पैकेट 1 MB तक का मैक्सिमम पैकेट अलाउड होगा इसमें, जो भी कमांड के थ्रू भेज रहे हैं। ठीक है, बफर साइज, शॉर्ट बफर साइज, जैसे सॉर्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें 512 KB तक का बफर साइज बनाएगा ये। कोई फाइल खोल रहे हैं माई एसक्यूएल के अंदर, है ना, तो उसकी जो रीड बफर साइज है वो 256 KB की होगी। और अगर कुछ एरर्स वगैरह आती है तो वो एरर्स कहाँ दिखेगा जी, आपके माई एसक्यूएल एरर डॉट लॉग फाइल के अंदर। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट इसका लोकल होस्ट होता है हमेशा, है ना, सर्वर। हम चाहते हैं किसी IP से बाइंड करें, है ना, IP एड्रेस
अप्लाई करें तो उसके लिए यहाँ पे आईपी एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, ये जो 127 है ये बाय डिफॉल्ट किसी भी लोकल कंप्यूटर का आईपी एड्रेस यही होता है हमेशा। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास सर्वर है कोई, उसका आईपी तो डिफरेंट होगा, तो उस सर्वर का आईपी डिफरेंट है तो उस समय हम सर्वर का आईपी डालेंगे। तो हमेशा ये जो ठीक है। इस माई एसक्यूएल के जो कनेक्शंस में जब हम लिखते हैं सर्वर का नाम, तो उसमें जरूरी है कि आप आईपी एड्रेस देंगे जो यहाँ लिखेंगे। ये ऐसे हैश लगा ठीक हुआ है, है। यहाँ पे यहीं पे यहीं पे चेंज कर देंगे आईपी एड्रेस हाँ सर, अगर चेंज सब करना इसी, है तो। हाँ यही चेंज करेंगे, या यहाँ चेंज करो या फिर ठीक है। कॉपी कर लो इसको और फिर पेस्ट कर दो। ठीक है, ताकि पुरानी फाइल भी रहे, ठीक। कंफिग्रेशन रहे, और यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल दो। ठीक है ऐसे। ठीक है, और ये जो लगा हुआ है कमेंट है, हैश, अभी ये कमेंटेड है। अभी कमेंट है इसका मतलब है कि हम जब भी माई एसक्यूएल कहीं भी यूज करेंगे प्रोग्रामिंग वगैरह में, तो उसमें जो सर्वर का नाम है ना, होस्ट नेम है, कंप्यूटर का नाम है, वो हम लोकल होस्ट देंगे हम। ठीक है, उसका नाम हम क्या देंगे, लोकल होस्ट। अगर मैंने यहाँ पे हैश हटा दिया, तो अब जब भी हम अपने सर्वर को कॉल करेंगे तो 127 से कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। जैसे देखो अभी 127 लिख दिया यहाँ पे, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव किया, इसको स्टॉप कर दिया और स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्टॉप, स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद अब 127.0 डॉट, ठीक है, और php my admin। पोर्ट नंबर है इसका 3306, 3306। अभी बाइंड नहीं हो रहा इसमें। ठीक है, वेब के थ्रू 81 से है ना, ऐसे ये खुल गया आपका php में है ना। ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है हम अपनी my डॉट कॉन्फ़िग फाइल से करते हैं। ये देखो यहाँ से आज जितने भी आगे हैश लगे हैं ना, ये सारे कमेंटेड हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हम बिना पासवर्ड ही खोलते हैं, हम पासवर्ड यहाँ पे हैश हटा के पासवर्ड भी डाल सकते हैं। अच्छा। हाँ। और देखो क्या क्या है ये सारे ना। ये आईपी वर्जन 4 के लिए है और ये है आईपी वर्जन 6 के लिए। ठीक है, आईपी वर्जन जो 6 होते हैं ना, जैसे 127 है उसका आईपी वर्जन 6 6। में ऐसे लिखते हैं। ठीक, आईपी के वर्जन होते हैं ना, तो 4 अब 6 भी यूज होता है ना। जैसे देखो अपने कंप्यूटर हाँ का हाँ देखो हाँ। मेरा आईपी क्या है, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, ये है मेरा। पर ये जो आईपी एड्रेस है ये आईपी ये वर्जन 6 है। 6 वाला है। ठीक है, 6 है। अब 4 का देखेंगे तो 4 का इसमें दिखा देगा। देखो ये 6 है और ये आईपी वर्जन 4 है। ठीक है, तो आईपी वर्जन 4 नॉट डिटेक्टेड जी अभी आएगा। जियो का नंबर है, जियो हमेशा आईपी वर्जन 6 पे ही चलता है मैक्सिमम, है ना। हम्म।
ठीक है, ये इसका आईपी वर्जन है ना, ये आईपी वर्जन 6 है और ये आईपी वर्जन हाँ 4 है। 4 है। ठीक है, तो जब भी जो लोकल होस्ट का जो आईपी एड्रेस है 127, ये हमेशा मतलब कोई भी लोकल कंप्यूटर है तो हर एक कंप्यूटर का अपना आईपी क्या होता है 127.0.0.1। ठीक है, 1। और इसका आईपी वर्जन 6 ये है। कमेंट कर दिया तो अब ये आईपी से बाइंड नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट से खोलेंगे इसको। फिर ऐसे ही ठीक है, प्लगइन्स डायरेक्टरी है, कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स लगाने हैं उसके लिए है। ठीक है, ये देखो ये सारी, ये जो कमेंट है ये तरीके से हमारे को ये बताते भी है कि इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, और लैम्प सिक्योरिटी, स्किप नेटवर्किंग, स्किप फेडरेटेड, रेप्लिकेशन मास्टर सर्वर फॉल्ट डिफॉल्ट, ठीक है, ये कमेंटेड है। और लॉग बिन, जो लॉग्स कहाँ होंगी, जो आपकी लॉग मतलब जब कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसकी एक लॉग फाइल बनती रहेगी, है ना। बाय डिफॉल्ट लॉग्स डीएक्टिवेटेड है। डीएक्टिवेटेड मतलब जैसे जैसे टेम्पररी फाइल बनती है ना हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा, हाँ है ना। ये सब क्या होते हैं, लॉग्स होते हैं सारे टेम्पररी फाइल्स बनना। तो इसका तो हमें पता होता है, इसलिए हम टाइम टू टाइम टेम्पररी फाइल्स डिलीट कर रहे होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो माई एसक्यूएल है उसका जो लॉग फाइल है वो हमेशा डीएक्टिवेटेड रहता है, ताकि ये खामखा स्पेस ना ले। हमें नहीं पता, हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इसमें ऐसा है कि जब स्पेस लगेगा कि भर गया तो हम सोचेंगे क्यों भर रहा है जी, हमें तो डेटाबेस भी कम है, टेबल्स भी कम बनी हुई है ना। ये लॉग्स है। तो और भी कॉन्फ़िगरेशन है, सारी कॉन्फ़िगरेशन हम यही से करते हैं। ठीक है, जैसे ये है ना, अलग अलग जो आपके कलेक्शंस होते हैं, है ना। ठीक है, हाँ, कैरेक्टर सेट जो होते हैं डेटाबेस की, जिसे जो मतलब जो डेटाबेस का इंजन होता है आपका, है ना। तो इनोडीबी, इसके बारे में कॉन्फ़िगरेशन है कि इनोडीबी का होम डायरेक्टरी ये रहेगा, है ना, डेटा फाइल पाथ ये रहेगी, है ना। और बफर पूल साइज 16 MB की है। ठीक है, लॉग फाइल 5 MB तक की बनेगा ये, है ना, 8 MB तक की बफर साइज होगी। ठीक है, इस तरीके से UTF-8 है तो उसकी सेटिंग्स अलग है। माई डंप, जब हम बैकअप ले रहे थे ना माई डंप कमांड से, तो मैक्सिमम 16 MB तक का पैकेट अलाउ करेगा। अगर मान लो हमारे पास कोई जीबी का है तो उसके लिए अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे फिर। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ये है। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, हो गया। सेव करने के बाद जरूरी है, मतलब जब भी हम कॉन्फ़िग फाइल में कोई चेंज करेंगे, जरूरी है कि सर्वर, जो माईएसक्यूएल सर्वर है उसको स्टॉप करे, फिर उसको स्टार्ट करें, तभी स्टार्ट। कॉन्फ़िग। हाँ, जो भी कॉन्फ़िग में चेंजेस किया हमने तो वो अलाउ मतलब वो अप्लाई हो पाएंगे। ठीक है, अब परफॉर्मेंस के लिए, अब जो कॉन्फ़िग फाइल में देखा था हमने यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर की बात करते हैं, मेरे लैपटॉप में सिर्फ 2 MB रैम, 2 GB रैम है बस। ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ बिना इंटरनेट के सारे काम अच्छे तरीके से होते हैं। लेकिन जैसे ही इंटरनेट जोड़ेंगे, चलाएंगे हम, और क्रोम खोल लिया, तो क्रोम चलते ही अपने आप ही, जब बहुत सारे टैब्स खोलते रहोगे और पासवर्ड सेव करते रहोगे, तो अपने आप ही वो और इमेजेस खोली तो उसका पूरा डंप जो क्रोम है वो अपने पास बनाता रहेगा, और 1 GB रैम स्टार्टिंग में ही ले लेना शुरू कर देगा। यानी कि उस समय क्या होगी, हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस लो हो जाएगी, और हम क्या कहेंगे, यार कंप्यूटर स्लो हो गया है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे, रैम बढ़ा देंगे, है ना, 4 GB कर दिया। अब MySQL भी डाल दिया, और भी बहुत सारे सर्वर सॉफ्टवेयर डाल दिए हमने, जो कि स्टार्ट होते ही बहुत सारा रैम स्पेस ले रहे हैं। तो फिर से क्या होगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, हम रैम बढ़ा देंगे। अब फिर हमने 3D Max भी डाल दिया, है ना, और अच्छे हैवी सॉफ्टवेयर डाल दिए जिसमें ग्राफिक्स रिक्वायर्ड है। अब मेरे कंप्यूटर में ग्राफिक्स नहीं है,
तो क्या करेंगे, परफॉर्मेंस लो हो जाएगी, रैम इतना भी बढ़ा लिया लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उस केस में क्या करेंगे, ग्राफिक्स बढ़ा देंगे। मतलब यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ मैं कि अलग अलग टाइप से हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं। डिपेंड करता है, कभी रैम बढ़ाया, जब रैम है ना, मतलब जो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है हम क्या कर रहे हैं उसको बढ़ा रहे हैं। उसको बढ़ा रहे हैं। तो उसको हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें चाहिए सॉफ्टवेयर के लिए ग्राफिक की जरूरत है, ठीक है, तो हम रैम बढ़ा रहे रैम बढ़ा हैं। रहे हैं। तो सेम ऐसे ही, हम्म ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारी फाइलें खोल ली एक साथ में, पूरा पूरा डेटाबेस बैकअप ले रहा हूँ बहुत सारा। जब हम यहाँ पे बैकअप भी लेंगे, डेटाबेस में गए और इन सबको सिलेक्ट कर लिया हमने, चेक कर लिया और एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और फिर एक बार हम सिर्फ ये वाला लेते हैं और फिर एक्सपोर्ट करेंगे, तो दोनों में फर्क क्या होगा, दोनों में ही क्या फर्क होगा, जो ये इंजन है, मतलब बैकअप जब लेते हैं, तो जब हम बैकअप लेना सीख रहे थे उसमें जब कमांड चला रहे थे, हम कमांड के थ्रू देख रहे थे, उसमें कमांड में था कि हम जब पहले क्या करेंगे जी, पूरे डेटाबेस को किसी टेम्पररी फाइल में डालेंगे, ठीक है, और फिर उसका एक एसक्यूएल फाइल एक्सपोर्ट करेंगे हम, है ना। मतलब अगर हम यहाँ भी करें, हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले ये पूरा का पूरा उठा करके किसी टेम्पररी फाइल में डाल रहा है ना, कोई डंप फाइल बनाएगा डंप पहले। फाइल बनाता है और फिर उसके बाद उसको फिर डॉट एसक्यूएल फाइल में एक्सपोर्ट कर रहा है, यही तो हो रहा है ना। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर इस बीच में क्या हो रहा है, एक इस बीच में मतलब इंजन से फाइल उठाया और हार्ड डिस्क में सेव करने से पहले बीच में एक बफर हुआ, बफर, है ना। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ज्यादा साइज है और बफर की साइज हमने कम ले रखी है, तो क्या होगा, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, एरर जनरेट होगा, है ना, माइस्क्ल एरर जनरेट कर देगा। तो उस केस में क्या करेंगे, हम बफर साइज बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ भी यही चीज क्या होती है, हमारे इन्हीं सब चीजों से क्या करते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस, माई एसक्यूएल की परफॉर्मेंस को हम ट्यून करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसे इनोडीबी का, अगर इनोडीबी की परफॉर्मेंस बढ़ानी है, जैसे मान लो लॉग फाइल 5 MB की एक साथ, है ना, बफर साइज 8 MB की है ना, वेट टाइम आउट 50 मिली सेकेंड्स की है, तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे, है ना, पूल साइज 16 MB की है। मान लो मेरे पास लार्ज डेटाबेसेस है, लार्ज टेबल्स है, बहुत हैवी है, उसमें क्या करेंगे हम इसकी अगर लग रहा है परफॉर्मेंस स्लो हो रही है, बहुत टाइम ले रहा है, तो क्या करेंगे, बफर साइज बढ़ा सकते हैं, लॉग फाइल साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वेट टाइम बढ़ा सकते हैं। मान लो जैसे मान लो अगर मान लो एक डेटाबेस है ना, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो मेरे पास 15 टेबल्स हैं सिर्फ, ठीक है। 15 टेबल्स को जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या प्रोसेसिंग कर रहे हैं 15 टेबल के ऊपर, तो टाइम क्या लग रहा है जी, 40 मिली सेकेंड्स में हो रहा है। अब मेरे पास 15 की जगह 50 हो गया, 50 टेबल्स हो गए, उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या कमांड चला रहे हैं कोई, या कोई क्वेरी चला रहे हैं। अभी तो हमने छोटे छोटे क्वेरीज देखे हैं, क्वेरीज तो ऐसी ऐसी होती हैं कि एक साथ कई टेबल से डेटा फैच करके ला रही होती है, बहुत टाइम लेती है वो, है ना। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर 50 मिली सेकेंड में अगर काम नहीं करता तो उस समय, है ना, टाइम आउट हो जाए। तो अगर मेरे पास कोई ऐसी कमांड चला रहे हैं जिसको कम से कम 100 मिली सेकेंड चाहिए, उससे ज्यादा टाइम चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे टाइम आउट साइज बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगी, हमारी डेटाबेस की जो परफॉर्मेंस है ना, माई एसक्यूएल की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। तो सेम यहाँ पे यही चीजें बता रहे हैं, इनोडीबी परफॉर्मेंस, जैसे कह रहा है कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सेटिंग्स, है ना, दैट कैन बी प्लेस्ड इन माई डॉट कॉन्फिग फाइल। ये जो माई डॉट कॉन्फिग फाइल है, INI होती है एक्सटेंशन विंडोज के अंदर, है ना, CONF, और माई एसक्यूएल वगैरह जो आपकी लाइनेक्स वगैरह होगी उसमें CONF होती है, ठीक है। हाँ, CNF। अभी भी आप तो सब जगह माई डॉट INI ही होती है, हर जगह भी, सब जगह देखोगे यूबंटू वगैरह में भी तो माई डॉट INI ही होगी, ठीक है। INI ही फाइल होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल या इन्फो फाइल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सेम बताया, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्या है, माई डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर सेटिंग्स होती है,
ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट होती है सेटिंग्स इसकी लाइट यूजर्स के लिए होती है, ठीक है। लाइट यूजर मतलब क्या हुआ कि बहुत ही कम से कम चीजें लेगा, है ना। अब अगर हम सपोज करो हम माई एसक्यूएल माई डॉट आई एन फाइल्स के अंदर जाके हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाते हैं, परफॉर्मेंस ट्यून करने की कोशिश करते हैं और इसके सब कुछ बढ़ा देते हैं, रैम बढ़ा देते हैं, मतलब 16 MB से ज़्यादा 1 GB कर देते हैं, है ना, 8 MB से जगह 800 MB कर देते हैं, हर चीज़ बढ़ा रहे हैं। तो जब ये बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी कुछ बढ़ा दिया और परफॉर्मेंस अच्छी दे देगा, ठीक है। सपोज करो मेरे पास जो जैसे रेलवे लाइन बिछी हुई है, ठीक है, और रेलवे लाइन है, ट्रैक है, मेरे पास वो है कि जो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस चल सकती है, इस पे सुपर फास्ट नहीं चल सकती, या फिर जो हमारे ये होते हैं ट्रेन, है ना, बुलेट ट्रेन वगैरह इस तरीके से, है ना, वो नहीं चल सकती। अगर हम अब उस ट्रैक पे बुलेट ट्रेन लगा देंगे तो क्या होगा, सारी पटरियां क्या हो जाएंगी, उखड़ जाएंगी, है ना। सेम यहाँ भी, अब ये जो माई एसक्यूएल है किसके अंदर चलता है, ये जो इंजन है वो कहाँ पे किस प्लेटफॉर्म पे रन होता है। इसके प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए हमारी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मेरे पास हार्डवेयर ही 2 GB का है रैम और मैं यहाँ पे 4 GB लगा दूं बफर पूल साइज, तो क्या करेगा, माई एसक्यूएल स्टार्ट करते ही क्या होगा, स्टार्ट करते ही आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा और सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीजें हैं यहाँ पे। तो इसलिए जब भी इसमें डिफॉल्ट सेटिंग हमेशा लाइट यूजर के लिए होती है कि आपकी कम मेमोरी लेगा, कम रैम लेगा, है ना। अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस लो है, ठीक है, मतलब अगर हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन लो है, इतनी है कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मान लो विंडोज 10 है, तो विंडोज 10 के लिए क्या चाहिए, 2 GB रैम चाहिए, है ना, P4 सिस्टम चाहिए, चल जाएगा, 64 बिट चाहिए ओएस, बेस्ट चलेगा, परफॉर्मेंस देगा वो बढ़िया वाली, इस पे आप चला दो बढ़िया चलेगा ये, ठीक है। मतलब लाइट यूजर के लिए रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने तरीके से एडवांस तरीके से यूज करूं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने साइज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वंस योर डेटाबेस बिकम नॉन ट्राइबल इट इज एडवाइजेबल टू सेट द फॉलोइंग पैरामीटर, ठीक है। जैसे यहाँ पे InnoDB बफर पूल साइज, दिस शुड बी सेट टू अबाउट 70% ऑफ अवेलेबल रैम। अब याद है, ध्यान है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि अगर आप बफर फुल साइज कर रहे हो ना, ठीक है, तो रैम का तो 70% ही कर सकते हैं। नहीं, जितना अवेलेबल रैम है उसका 70% यूज कर लो मैक्सिमम, अगर करना चाहो तो परफॉर्मेंस के लिए। जितना रैम अवेलेबल है उसका 70%, मतलब 4 GB रैम है, ठीक है। अगर 4 GB रैम स्टार्ट होने के बाद हमारे लिए सिर्फ बच रहा है 3 GB, तो 3 GB का 70%, ठीक है, ठीक है। ऐसे सेटिंग कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कैशे यूज बाय InnoDB इंजन, ठीक है। और फिर जैसे अगर मान लो मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ मैं एक साथ, है ना, तो पैकेट साइज क्या है, 10 MB, है ना। हमारे इसमें पैकेट साइज क्या थी, 8 7 8 है ना, 1 MB था, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। और InnoDB के लिए है कोई पैकेट साइज, InnoDB के लिए पैकेट साइज नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे InnoDB और UTF, है ना, ठीक है, और नहीं है। अगर मान लो हमने उसके नीचे नहीं लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट 1 MB पैकेट साइज लेगा, ठीक है। अब 1 MB पैकेट साइज, अब मान लो 5 मान लो MB है ना सर InnoDB का। InnoDB का एक पैकेट साइज कहाँ था, 5 MB था, 5 MB था, नीचे था। वो तो लॉग साइज है, InnoDB का लॉग साइज है, वो पैकेट पैकेट साइज साइज, 5 MB था, नीचे है ना। ये 5 MB पैकेट, वो लॉग फाइल साइज है, पैकेट लॉग फाइल साइज, हाँ। लॉग फाइल साइज है, ठीक है, 1 MB। अगर मान लो हम डेटा जो इंसर्ट करें एसक्यूएल के अंदर वो 1 MB से ज्यादा होगी ना, तो आपका ये अलाउ नहीं करेगा, इंसर्ट नहीं करेगा टेबल के अंदर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसके साइज पैकेट साइज बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे, हाँ। ठीक है। जैसे मान लो वीडियो है, अब एक 2 MB की वीडियो डाल रहे हैं,
डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ तो क्या है, आपकी 1 MB की साइज है, तो आपकी वीडियो एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। नहीं देगी। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा ये, ठीक है, एक ग्लोबल वेरिएबल यूज करके भी कर सकते हैं वैसे, सेट ग्लोबल वेरिएबल यूज किया, सेशन और कॉन्कैट मैक्सिमम लेंथ साइज क्या होगी, इसकी वैल साइज, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं सेशन वेरिएबल बना करके। और ठीक है, अब मिनिमल इनोडीबी कॉन्फ़िगरेशन है, वो तो यहाँ लिखा है, बेशक लिखा है कुछ भी है ना, ठीक है, तो यहाँ से तो हमारे जो सिस्टम है हम तो उसकी बात करेंगे हमेशा, है ना, ये रहे, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड लिखा है ना, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन यूज किया तो उसमें अपने अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अलग अलग डिफॉल्ट सेटिंग होती है बाय डिफॉल्ट, है ना, तो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग अभी ये है, ठीक है, क्योंकि हमने कोई चेंज नहीं किया एग्जाम्प इंस्टॉल करने के बाद, तो ये डिफॉल्ट MongoDB की सेटिंग्स है। ये कंकरेंसी का, ठीक है, कंकरेंसी मतलब होता है कि एक साथ, है ना, मल्टीपल थ्रेड का एग्जीक्यूट होना, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जैसे अगर लिख दिया यहाँ पे InnoDB थ्रेड कंकरेंसी 0 है, यहाँ देखिए कंकरेंसी है इसमें, नहीं है, ठीक है, अभी थ्रेड पे काम नहीं कर रहा है ना, मतलब कंकरेंसी नहीं है, InnoDB थ्रेड कंकरेंसी अभी ये OS की लेगा जो भी उठाएगा, अगर हम लिख देंगे यहाँ पे 0, ठीक है, तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी हो जाएगा, कितने भी प्रोसेसिंग एक साथ चला सकते हैं। अगर हमने कर दिया रीड टू थ्रेड 64, है ना, राइट थ्रेड 64, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इसकी सेटिंग ये, क्योंकि लाइट सेटिंग है यहाँ पे, है ना, हर चीज डिफॉल्ट वाली है, ठीक है, तो हम यहाँ से मतलब एक साथ मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे कंकरेंसी चेक सेट कर सकते हैं। ऐसी हार्ड ड्राइव यूटिलाइजेशन, हार्ड ड्राइव मतलब हार्ड डिस्क, है ना, जैसे SSD हो गया, है ना, और या फिर SSD हो गया, और आजकल तो क्या है, आजकल तो बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम अब ऐसे आ रहे हैं जिसमें क्या है, SSD यूज होते हैं, ठीक है, जिसकी इनपुट आउटपुट है ना, प्रोसेसिंग ज्यादा होती है, एक साथ ज्यादा थ्रूपुट्स होते हैं, तो जैसे इनपुट आउटपुट कैपेसिटी 2500, है ना, इनपुट आउटपुट मैक्सिमम कैपेसिटी 3000, हम ये सब सेट कर सकते हैं हार्ड डिस्क के लिए। ऐसे ही रैम यूटिलाइजेशन के लिए ये सब ऐसे सेट नहीं कर देना कि कुछ भी सेट कर दिया, है ना, अगर सपोज करो कई बार जब हम इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यू, है ना, बड़े लेवल पे लार्ज स्केल पे, उस समय दिक्कत हो रही है या उस समय कुछ सिस्टम, है ना, अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या करेंगे हम, इनपुट आउटपुट सेट जो सेटिंग्स है वो बढ़ा देंगे, ठीक है, या चेंज करेंगे। ऐसे ही रैम यूटिलाइजेशन है, तो बफर फुल साइज 10 GB कर दिया हमने, ठीक है, अब सेट द रैम अवेलेबल टू MySQL, मतलब जब भी हम MySQL ओपन कर रहे हैं ना, तो वो कितना रैम यूज करेगा अपने टास्क के लिए, है ना, जैसे मान लो हम ये खोलते हैं, टेबल खोला जी, ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, ये जो लोडिंग है ये क्या कर रहा है, बफर से तो उठा रहा है सब कुछ, है ना, पहले बफर में करता है, अगर मान लो बहुत ज्यादा टेप रिकॉर्ड ज्यादा है, लाखों रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर, लाखों रोज हैं, और ये कर रहे हैं और अचानक से एरर आ जाता है, ठीक है, और ये सॉर्टिंग नहीं कर पाता, मतलब क्या है, हमारी जो बफर साइज है वो कम है, वो कम है। तो क्या करेंगे, InnoDB बफर पूल साइज बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। हाँ, बिल्कुल, इसके लिए भी क्या है, वाइल द रूल्स ऑफ थम, मतलब थम रूल यही है कि 70 to 80%, है ना, ठीक है, जो अवेलेबल रैम है उसका 70 से 80% 80%। हम बफर के लिए दे देते हैं, ठीक है, और ये भी नहीं, फिर ये भी नहीं कि मान लो हमारे पास हम अब अपने इसमें कम यूज कर रहे हैं,
बस टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं जी, है ना। अपने लोकल पीसी पे जो MySQL है हम सिंपल यूज कर रहे हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा डाटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं हम, लंबा चौड़ा कोई प्रोसेसिंग यूज नहीं कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे बफर साइज बढ़ाएं, है ना, क्योंकि क्या है, एक तरीके से जो रैम है ना, हम बहुत सारा रैम का स्पेस किसको दे देंगे, MySQL को। तो एक तरीके से क्या हुआ, जो रैम है वो जितना यूज होना चाहिए उतना यूज नहीं हो रहा, तो वो क्या है, एक तरीके से वेस्टेज है वहां पे। ठीक है, तो उसको आप उतना ही एलोकेट कराएं रैम को जितना जरूरत है, ताकि बाकी जो रैम है वो आपके ओएस के लिए या किसी और टास्क के लिए अवेलेबल रहे। ठीक है, ऐसे ही अब एसक्यूएल सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है, अब जो डिफॉल्ट इंक्रिप्शन मेथड यूज करता है एसक्यूएल वो है AES 128 ECB, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, विच इज इनसिक्योर एंड शुड नेवर बी यूज्ड। ठीक है, ऐसे यही यूज होता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे, हम अभी देखते हैं इंक्रिप्शन मोड है कुछ इसमें। नहीं सर, नहीं है, ठीक है, डिफॉल्ट। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन मोड बाय डिफॉल्ट यही यूज होता है आपका, है ना। अगर आप चाहते कोई और इंक्रिप्शन मेथड ही है लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे ब्लॉक इंक्रिप्शन मोड डाल सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब जैसे कुछ लैंग्वेजेस है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कैसे कैसे कमांड यूज करते हैं, है ना। तो जैसे अगर पाइथन है तो पाइथन में ऐसे कनेक्शन बनाते हैं, MySQL DB डॉट कनेक्ट, और फिर होस्ट का नाम DB होस्ट की जगह हम लिखेंगे लोकल होस्ट या फिर IP एड्रेस। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे ऐसे ही इसलिए लिखा है कि मतलब कि जो DB होस्ट है ना, कहीं पे इसने कोई वेरिएबल बनाया हुआ है, उसमें से वैल्यू डाल रखी है कि होस्ट का नाम क्या है। DB यूजर कोई वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें यूजर नेम लिखा हुआ है। DB पासवर्ड कोई वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें उसका पासवर्ड लिखा हुआ है। ऐसे DB नेम कोई वेरिएबल बना हुआ है जिसमें डाटाबेस का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं बने हुए, DB होस्ट, DB यूजर, है ना, तो हम सीधे लिख देंगे MySQL DB डॉट कनेक्ट होस्ट, फिर उसके बाद सिंगल कोट में क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट। अगर या फिर अगर IP एड्रेस बाइंड किया हुआ है ना हमने, IP एड्रेस जो किया था 127 वाला, या कोई अदर IP एड्रेस है तो IP एड्रेस का नाम लिख देंगे। फिर यूजर का नाम, यहाँ पे यूजर का नाम क्या है, रूट है हमारा, है ना, और एक और यूजर बनाया था मयंक के नाम से, है ना। ऐसे ही पासवर्ड, अगर रूट यूजर है तो उसका पासवर्ड ब्लैंक है, अगर मयंक यूजर है तो उसका जो पासवर्ड डाला था हमने वो पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, DB, ठीक है, DB नेम है, डेटाबेस नेम है, तो जो भी डेटाबेस, जैसे MyDB बना रखे हमने, बहुत सारे डेटाबेस बनाए हुए हैं हमने, तो जो भी डेटाबेस है नाम है वो हम देंगे, सबको सिंगल कोट में देंगे। ठीक है, अगर PHP है तो PHP में हम PHP में भी अलग वर्जन होते हैं। PHP में अगर MySQL है ना, तो उसका अलग है, MySQL डॉट कनेक्ट, MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट कमांड होती है आपकी, फंक्शन कनेक्ट फंक्शन, उसमें हम आर्गुमेंट पास करते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल MySQL यूज नहीं होता है। ठीक है, PHP लैंग्वेज में अब यूज क्या होते हैं, MySQL आई यूज होते हैं हमेशा, आई। ठीक है, और PDO बहुत पुराना मेथड है। PDO होता है प्लेन PDO। ठीक है, PHP डेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये लाइटवेट सिस्टम एक्सेस करता है काफी, ये भी फास्ट होता है आपका। तो ये सब हम कनेक्शंस बनाते हैं, मतलब MySQL तो अभी यूज नहीं करते हैं। हाँ, MySQL आई यूज करते हैं। MySQL आई में जैसे फंक्शन यूज करते हैं, MySQL अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट सेट करेक्टर सेट, ऐसे सेट कर दिया, फिर MySQL अंडरस्कोर कनेक्शन, और फिर उसमें लोकल होस्ट मतलब डाटाबेस सर्वर का नाम, फिर यूजर का नाम, यूजर का पासवर्ड,
फिर डेटाबेस का नाम, है ना, ऐसे दे देते हैं। अगर PHP डेटा ऑब्जेक्ट है तो उसमें हम ऐसे देते हैं DBLI, है ना, उसका फिर होस्ट नेम, डेटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये इसका सिंटेक्स होता है। ठीक है, तो अदर लैंग्वेजेस के अंदर हम इस तरीके से हम MySQL कनेक्शंस बना के यूज करते हैं। ठीक है, चलो फिर इसको देखना, MySQL कॉन्फ़िग फाइल है ना पूरा। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये जब धीरे धीरे करते रहोगे तो अपने आप समझ आएगा कि कितनी है ना। बस ये याद रखने की जरूरत होती है कि अच्छा जी, मैं डेटाबेस इंसर्ट कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, या फिर, है ना, टाइम आउट दे रहा है, एरर, तो क्या करेंगे जी, अच्छा कॉन्फ़िग फाइल है, उसमें जाके हम चेंज करेंगे। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ओके, चलो ठीक है, बाय।